Good morning students and my dear friends, today is 12th of January 2024 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज व्हेन वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन वी आर, एवरीथिंग अराउंड अस बिकम बेटर टू। और आज के मिंट पेपर की ये 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। टीसीएस एजेस पास्ट इन्फे इन स्लो दिसंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो अपनी क्लोजेस्ट राइवल जो कि इंफोसिस लिमिटेड है उससे ज़्यादा फास्ट मैनर में उसने ग्रो किया है और जो प्रॉफिट के एस्टिमेट्स किए गए थे दिसंबर क्वार्टर को लेकर के टीसीएस के लिए उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट रजिस्टर किया है। और अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रोथ को और डिटेल में देखें तो कहा जा रहा है कि जो टीसीएस की जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हमें थर्ड क्वार्टर में देखने को मिली थी, जबकि दोनों ही जो आईटी इंडस्ट्री थी, जो आईटी कंपनीज थी, ये इन पर ये एंटिसिपेट किया जाता है कि इस बार इनका थर्ड क्वार्टर जो रहेगा वो वीकेस्ट परफॉर्मेंस का क्वार्टर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी टीसीएस ने इंक्रीमेंटल ग्रोथ रजिस्टर करी है और इसका जो रीज़न रहा है वो रीज़न ये रहा है कि टीसीएस ने कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं। जैसे कि हम बात करें, एक स्टेट ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो फर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल से टीसीएस ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, जिसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो एस्टिमेट से ज़्यादा आया है। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया जाए, अगर हम इस बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट को, इसकी परफॉर्मेंस को टीसीएस के परफॉर्मेंस के कैलकुलेशन से हटा दें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलना, वेदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट। इसके अलावा अगर वर्कफोर्स की बात करें तो दोनों ही कंपनीज में, टीसीएस और इंफोसिस में, दोनों ही कंपनीज में दिसंबर क्वार्टर में वर्कफोर्स डिक्लाइन देखने को मिला सीक्वेंशियली, मतलब क्वार्टर वाइज क्वार्टर मैनर में भी दिसंबर क्वार्टर में वर्कफोर्स में डिक्लाइन देखने को मिला। और रेवेन्यू की बात करें तो थर्सडे को टीसीएस ने अप्रॉक्सीमेटली $7.28 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो रिपोर्ट किया, जो कि 1% इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल ग्रोथ और 2.9% इंक्रीज देखने को मिला इन कंपैरिजन टू ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बहुत अप्रिशिएटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बीएसएनएल से मिला इसकी वजह से टीसीएस की जो ग्रोथ है, जो टीसीएस का रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हटाते रहे तो बहुत ही सिग्निफिकेंट या बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ टीसीएस में देखने को, आईटी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिली। This is the comparative study of TCS and Infosys results. You can just have the glimpse of it, revenue, operating profit and net profit. And definitely आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, can't afford a cryptomania, RBI stance stays unchanged। तो मिंट की जो एनुअल बीएफएसआई समिट चल रही है उसमें कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज और इसके अलावा कई सारे इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी अपना एक एड्रेस रखा था। उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया का जो इंस्टांस है, आरबीआई का जो इंस्टांस है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर के, वो अभी भी अनचेंज है। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी फंक्शन करती है, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी है, हम क्रिप्टो पर अपना स्टांस जो है वो चेंज नहीं कर सकते, भले ही अदर कंट्रीज जो है वो क्रिप्टो को लेकर के अपना स्टांस, अपना अप्रोच चेंज करें। अब ये किस कंटेक्स्ट में कहा है? रिसेंटली अगर आप देखें तो यूएस ने जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ईटीएफ, उसमें बिटकॉइन को ग्रीन लाइट दे दी है। और इसी कंटेक्स्ट में लेकर के उनसे क्वेश्चन पूछा गया था जिस पर हमारे आरबीआई गवर्नर ने बोला कि फिलहाल के लिए हमारा अप्रोच, हमारा जो स्टांस है क्रिप्टो को लेकर के वो अनचेंज है। अदर कंट्रीज जो भी कर रहे हैं वो अपने ट्रेड में अलाउ कर रहे हैं बिटकॉइंस को या वो क्रिप्टो करेंसी को किसी और फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनका डोमेन है, वो उनका डिसीजन है। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया में हम किसी भी तरह का क्रिप्टो मैनिया, डिजिटल असेट मैनिया जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते और इसीलिए इंडिया में जो क्रिप्टो को लेकर के इंस्टांस अभी तक चला आ रहा है आरबीआई का और गवर्नर का, फिलहाल के लिए वही इंस्टांस कंटिन्यू है। इसके अलावा
अदर एस्पेक्ट पर भी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उनके अकॉर्डिंग बैंकिंग सिस्टम इंडिया में वेल प्लेस्ड है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। बैंक्स के पास एनफ फाइनेंस है, एनफ फंड है, जैसे कि अपकमिंग जो ग्रोथ होगी इंडियन इकोनॉमी में उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कस्टमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग सिस्टम है, वो टाइम टू टाइम कई सारे डिसीजन ले रहा है। लेकिन ऑल्दो इस सब के अलावा क्रिप्टो करेंसी पर जो स्टांस है वो अभी भी अनचेंज है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। रेलवे बजट टू swell 25% to rupee 3 trillion. The budgetary allocation for Indian Railway is expected to hit a record level in which upcoming budget for financial year 25. तो गवर्नमेंट जो है वो इंडियन रेलवे या हम बोल सकते हैं नेशनल ट्रांसपोर्टर में एक मेजर मेकओवर करने के लिए बहुत टाइम से प्लान करिए। ऐसा नहीं कि सडनली प्लान कर लिया गया, बहुत टाइम से प्लान किया जा रहा है। और रेलवे में आपने अगर आप मेजर्स देखें इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट के, तो बहुत सारे डिसीजन, नए ट्रैक बनाने के डिसीजंस, नए वैगन लाने के डिसीजंस, नए इंजन लाने के डिसीजंस लिए गए हैं। तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो बजटरी एलोकेशन है इंडियन रेलवे का वो 25% तक इंक्रीज कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली ₹3 ट्रिलियन का एलोकेशन हो सकता है नेशनल ट्रांसपोर्टर को विद एडिशनल modern and faster train and improved safety features. So modernization, technological upgradation, track maintenance, track development, safety फीचर्स, इन सबको एक्सटेंड करने के लिए, इन सबको एक्सपेंड करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंप्रूव करने के लिए फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऐसा एंटिसिपेट कर रही है, ऐसा कोशिश कर रही है कि इस बार जो बजटरी एलोकेशन है वो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो इंडियन रेलवे का। तो अभी जब बजट आएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सैंक्शन क्लाउड SBI अवॉइड रशिया ऑयल बिल। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्ग अवॉइडेड द पेमेंट ट्रांजेक्शन फॉर रशियन ऑयल, जो कि बेसिकली जो इंडियन स्टेट रिफाइनर्स हैं वो खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों SBI जो रशियन ऑयल्स के पेमेंट्स हैं जो इंडियन रिफाइनर्स खरीद रहे हैं उसको पेमेंट्स को क्यों SBI अवॉइड करता है? सिंपली टू अवॉइड US सैंक्शन दैट केम इनटू फोर्स ऑन 5 दिसंबर 2022। तो US ने जो सैंक्शन लगाया था उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रशियन ऑयल बिल्स के पेमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, पिछले कई टाइम से अवॉइड करता हुआ आ रहा है। और अगर हम देखें SBI जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है, वो एक ऑथराइज डीलर बैंक है फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेट रन रिफाइनर्स। और SBI जो है वो USA में भी ऑपरेट करता है। SBI के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया के भी ब्रांचेस हमें USA में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल USA में किसी भी तरह के क्लैश को अवॉइड करने के लिए SBI जो है वो इस तरह के पेमेंट्स को अवॉइड कर रहा है एज पर द मिंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्मॉल स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज यूनिट्स इन वर्क्स। अगर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स की बात करें तो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए कि इंडिया के पास कितने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स हैं। और हालांकि 4 तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कई सारे और के डेवलपमेंट भी प्रपोज किया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो भी प्लान थे या तो डिलेड चल रहे हैं या बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सर्टेन फंड्स और कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से उनको अबेंडन कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडिया है वो अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जहां पर इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाए। अभी तक हम बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो प्लान आ रहा है वो 5 से 6 स्मॉल ग्राउंड लेवल स्टोरेज टैंक जो है वो स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है, जिनकी कैपेसिटी जो है वो स्मॉलर होगी और जनरली वो स्टेट रन जो रिफाइनरीज हैं उनके साथ होगी और उनको स्ट्रेटेजिक ही टर्म डेजिग्नेट किया जाएगा। तो जो रिकमेंडेशन दी गई है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, किससे? 23rd स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लास्ट मंथ, उसमें इस तरह के छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स के डेवलपमेंट की बात कही गई है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुई हैं, कितनी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई है स्टैंडिंग कमेटी की, कितनी नहीं एक्सेप्ट हुई हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स को क्रिएट करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इन नियर टर्म्स these small tanks are expected to compensate for the lack of adequate crude oil storage। अगर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स की बात करें तो इंडिया ने आज से करीब 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने इस रिजर्वॉयर को एक्सपेंड करने की बात की थी, और रिजर्वॉयर बनाने की बात की थी। लेकिन हम देखें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर लिमिटेड ISPRL
SPRL was created by Government of India as a special purpose vehicle under the Ministry of Petroleum and Natural Gas in 2004. और अप्रॉक्सीमेटली 5.33 मिलियन मेट्रिक टन या MMT के क्रूड ऑयल की कैपेसिटी के SPR फैसिलिटेट करने की बात हो रही थी, जिससे कि इंडिया जो है वो एनफ और एक अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन के लिए अपना रिजर्वोयर मेंटेन कर पाए। तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर जैसे जो एरियाज है वहाँ पर ये डेवलप भी किए गए थे। इसके अलावा एक्सपेंशन की भी बात करी जाती है टाइम टू टाइम, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिला इन SPRs में, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है अब बड़े बड़े हर्डल्स को छोड़कर फिलहाल के लिए छोटे छोटे जो टैंक्स हैं, स्टोरेज रिजर्वोयर्स हैं, उनको डेवलप करने की बात करी जा रही है। और ऐसे कहा जा रहा है कि अगर एडिक्वेट क्रूड ऑयल नहीं होगा तो 9 दिन का जो इंपोर्ट है उसको ये जो छोटे छोटे स्मॉल टैंक्स हैं ये कवर कर सकते हैं। हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साइड से अभी कोई भी अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर के नहीं आया। सो दिस इज ग्लोबल SPR डिटेल्स। किस किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा SPR है हम देख सकते हैं। डेफिनेटली USA, चाइना और जापान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। कितना MNBBL है ये आप देख सकते हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कवरेज कितने दिन का है, तो USA के पास 43 दिन का कवरेज है, चाइना के पास 45 दिन का कवरेज है और जापान के पास 174 डेज का कवरेज है अगर किसी केस में उन्हें ये क्रूड ऑयल नहीं मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में। और टेंटेटिव रिमार्क्स क्या है, अंडरग्राउंड, एग्जिस्टिंग, अबव ग्राउंड, कहाँ कहाँ पर ये SPR जो है वो लोकेटेड हैं। तो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इंडिया में कैसा है, तो टोटल क्रूड स्टॉक कितना है, कवरेज कितना है, तो जो हमारे स्टेट रिफाइनर्स हैं उनके पास कितना रिजर्वोयर्स है उसका कैलकुलेशन यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। कितना कवरेज है, कितने दिन तक हम बिना इंपोर्ट के सर्वाइव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल that is given on page number 4 of Business Standard. Net direct tax mop-up rises 19% to rupee 14.7 trillion till Jan 10. Net direct tax mop-up rises 19% to rupee 14.7 trillion till Jan 10। तो जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के जो कि इंटरिम बजट में रखे जाएंगे वो बजटेड एस्टिमेट से ज़्यादा हो सकते हैं। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंटिसिपेट किया था उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, इसलिए इंटरिम बजट में जो नंबर रखा जाएगा प्रोबेबली वो ज़्यादा हो सकता है। और इंटरिम बजट कब प्रेजेंट किया जाना है, February 1 में, हम सभी को पता है, जो कि लोकसभा में टेबल किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, नेट ऑफ रिफंड, दोनों में ही हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है टिल January 10, यानी जनवरी 10 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नेट ऑफ रिफंड्स अप्रॉक्सीमेटली 19.41% तक इंक्रीज हुआ है, यानी 14.17 ट्रिलियन का कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। हालांकि अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में ज़्यादा टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से या बोल सकते हैं 2.5 महीने अभी भी बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में। तो जो एक्चुअल कलेक्शन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का आएगा वो बजट एस्टिमेट से और ज़्यादा आएगा। रिवाइज एस्टिमेट इसीलिए चेंज किया जा रहा है। और अगर हम रिफंड्स की बात करें तो रिफंड्स अप्रॉक्सीमेटली 2.48 ट्रिलियन रहे इस ड्यूरेशन में। किस ड्यूरेशन में, अप्रैल से लेकर के January 10। तो January 10 तक का डेटा है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से स्टार्टिंग, 1 अप्रैल से स्टार्टिंग करके January 10 तक जो कलेक्शन हुआ है वो बजटेड एस्टिमेट से ज़्यादा है। और अगर रिफंड्स को ऐड कर दिया जाए तो डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 16.77% तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कितना कलेक्शन हुआ है, 17.18 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है। और अभी चूंकि 2.5 महीने बचे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बजटेड एस्टिमेट्स है उससे 19.39% ज़्यादा कलेक्शन होगा, क्योंकि अभी भी एक एडवांस टैक्स पेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है मार्च में वो ड्यू है। तो जो टैक्स नंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एज इट वाज एंटिसिपेटेड इन बजट। कितना कलेक्शन एंटिसिपेट किया जाता है, 18.23 ट्रिलियन का कलेक्शन गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही थी इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 10% ज़्यादा था। बट एक्चुअल कलेक्शन जो है वो हमें अच्छा खासा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। सो दिस इज समवेयर इंडिकेटिंग द रोबस्ट ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी।
आप देख सकते हैं कितना कितना इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो कॉरपोरेशन टैक्स हो चाहे वो इनकम टैक्स हो। तो लगभग दोनों ही सेगमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डायरेक्ट टैक्स के, कॉरपोरेट और इनकम टैक्स, दोनों में ही हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। और आफ्टर रिफंड कितना है, बिफोर रिफंड कितना है इंक्रीज, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब इसी के साथ पेज नंबर 4 पर 2 एडिटोरियल्स दिए हुए हैं जो समवेयर स्पेंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कलेक्शन से ही रिलेटेड है, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। हायर स्पेंडिंग रैशनलाइजिंग जीएसटी ऑन हेल्थ केयर बजट विश लिस्ट। तो जो इंटरिम बजट प्रपोज किया जाएगा फरवरी 1 में, उसको लेकर के जो डिस्कशन चल रहा है, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं जो अपने फीडबैक दे रहे हैं, अपनी विश लिस्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट की, जो अपकमिंग बजट है उसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ये नए रूल्स होने चाहिए। तो उसी को लेकर के ये 2 आर्टिकल हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर हैज रोल्ड आउट अ रोबस्ट विश लिस्ट फॉर अपकमिंग इंटरिम बजट। हेल्थ केयर सेक्टर की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लंबी चौड़ी विश लिस्ट दी है फॉर अपकमिंग बजट की। उन्हें अपकमिंग बजट में अपकमिंग बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। स्पेशली उन्होंने जो डिमांड करी है वो करी है जीएसटी रैशनलाइजेशन की, और लोकल जो कैपेबिलिटी है, जो पर्सनल ट्रेनिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंप्रूव करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट और जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात करी है किसने, हेल्थ केयर सेक्टर ने, और उसको लेकर के अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि हम अपकमिंग बजट में इस तरह के चेंजेस चाहते हैं कि जिससे कि जो जीएसटी लगता है हेल्थ केयर सर्विसेज में, उन पर जीएसटी को रैशनलाइज किया जाए, क्योंकि जीएसटी में बहुत ज़्यादा हमें डिस्क्रिपेंसी और एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो उसको लेकर के, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ मेजर ले, स्पेशली स्किलिंग के लिए। किसकी स्किलिंग के लिए, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्किलिंग के लिए। तो इस तरह की कुछ विश लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर ने प्रेजेंट करी है गवर्नमेंट के सामने। दिस इज ओनली द विश लिस्ट। इसमें से गवर्नमेंट कितने विशेस को एक्सेप्ट करती है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मेडटेक इंडस्ट्री अर्ज गवर्नमेंट एक्शन टू रिड्यूस इंपोर्ट रिलायंस। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने भी प्री बजट रिकमेंडेशंस जो दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें जिस तरीके से इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो रहे हैं, सो कर रहे हैं, उसको लेकर के अपनी कुछ रिक्वेस्ट, अपनी विश जो है वो प्रेजेंट करी है। करंट अगर ईयर की बात करें, करंटली अप्रॉक्सीमेटली 63K करोड़ का जो इंपोर्ट बिल देखने को मिला है मेडटेक इंडस्ट्री में, उसको लेकर के एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड है। उसने बोला है कि कुछ तरह की जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं उसको रिड्यूस किया जाए, और जिसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ड्यूटी एग्जम्पशंस जो है, विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी एग्जम्पशंस ऑन सर्टन मेडिकल डिवाइसेस शुड बी रिमूव्ड, फेज्ड आउट अप्रोच टू इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी ऑन क्रिटिकल कंपोनेंट, ब्रॉडनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ पीएलआई स्कीम, रिड्यूस इंपोर्ट बिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट जो है वो एंटिसिपेट कर रही है जो मेडटेक इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट से। यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सिर्फ विश लिस्ट है, सीकिंग जो रिलीफ इंपोर्ट बिल्स को लेकर के जो मेडटेक इंडस्ट्री रिलीफ सीक कर रही है। गवर्नमेंट कितना एक्सेप्ट करेगी इस पर्टिकुलर विश लिस्ट को, ये भी फ्यूचर का पार्ट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया टू पुश फॉर सोशल सिक्योरिटी पैक्ट एट यूएस ट्रेड मीट। तो जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रेटर मार्केट एक्सेस को पाने के लिए, स्पेशली फॉर मैंगोज, जो अपकमिंग ट्रेड फोरम है टीपीएफ की मीटिंग है, उसमें इंडिया पिच कर सकती है। तो ये 14th इंडिया यूएस टीपीएफ होगी, जो कि को चेयर करेंगे हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो दोनों ही साइड से इस पर्टिकुलर मीटिंग को चेयर करेंगे, जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में विजिट करने वाली हैं। और इस फोरम का जो ये फोरम बनाया गया है इंडिया और यूएसए के बीच में, टीपीएफ, इसका बेसिक पर्पस है कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव किया जाए। और टाइम टू टाइम ये मीटिंग होती रहती है, और इस मीटिंग में जो छोटे छोटे एजेंडाज होते हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं ट्रेड रिलेटेड, बायलैटरल रिलेशनशिप रिलेटेड, उनको डिस्कस करके रिजॉल्व कर लिया जाता है, इससे पहले कि वो बड़े डिस्प्यूट में कन्वर्ट हों। तो इस बार इंडिया 2 पर्टिकुलर इशू को लेकर के पिच कर सकती है। सबसे पहला सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और दूसरा ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर फ्रूट्स लाइक मैंगोज।
और हम सभी जानते हैं कि जो यूएस है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट पार्टनर है। तो ये हमारे लिए फोरम जो है, ये टीपीएफ फोरम है, जो ये मीटिंग है, ये हर बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बायलैटरल मर्केंटाइल ट्रेड की बात करें अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, इस बार अप्रैल से लेकर के अक्टूबर में कितना ट्रेड हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में, तो अप्रॉक्सीमेटली $69.36 बिलियन का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिला। द यूएस हैज सॉट डेटा रिगार्डिंग द इंडियन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्योंकि किसी भी सोशल सिक्योरिटी पैक्ट को साइन करने से पहले डेफिनेटली दोनों ही साइड एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो यूएस जो है वो इंडिया के जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसको लेकर के यूएस ने डेटा मांगा है। इंडिया ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेमेंट सिस्टम, पेंशन सिस्टम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESCI का जो डेटा है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यूएसए के साथ शेयर करी है। और प्रॉबली अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो मैं बहुत जल्द ही इंडिया और यूएसए के बीच में ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स हैं, स्पेशली जो इंडियन वर्कर्स हैं जो यूएसए में काम कर रहे हैं, उनको कई सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक्सटेंड किए जा सकेंगे। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। बेसिकली जितने भी आर्टिकल हैं पेज नंबर 1 पर दिए हुए हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, यही डिस्कस कर लेते हैं। आईटी लीडर्स किक्स ऑफ अर्निंग सीजन विद वीक नंबर, जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया था कि टीसीएस इंफोसिस के बीच में जो फाइट चल रही थी रेवेन्यू को लेकर, स्पेशली Q3 में, तो उसमें टीसीएस ने एज किया है। टीसीएस का जो डेसिमल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है उनकी परफॉर्मेंस में। हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया कि जो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो परफॉर्मेंस जो रही वो अच्छी नहीं रही, चाहे वो इंफोसिस हो चाहे टीसीएस हो। टीसीएस को बड़ा एक प्रोजेक्ट मिल गया है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसकी वजह से टीसीएस की परफॉर्मेंस स्लाइटली इंप्रूव दिख रही है, 1% इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर, 2.9% इन कंपैरिजन टू ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यही इसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि जो आईटी लीडर्स हैं उन्होंने अपने Q3 के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि वीक नंबर्स रहे हैं, वीक परफॉर्मेंस रही है। टीसीएस का प्रॉफिट केवल 2% रहा है। इंफोसिस कट डाउन गाइडेंस एज नेट ड्रॉप 7.3%। वर्कफोर्स में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्लिप से भी एक्सपर्ट पैनल फॉर रिलैक्सिंग आईपीओ नॉर्म। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, उसने अपने सजेशंस दे दिए हैं और उस सजेशंस के अकॉर्डिंग जो एक्सेसिबिलिटी उस सजेशन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इस कमेटी ने, जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने सजेस्ट किया है कंपनीज को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए इन ऑर्डर टू ऑल्टर द इशू साइज पोस्ट सबमिशन ऑफ द ऑफिशियल ऑफर डॉक्यूमेंट। तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए कि वो अपना इशू साइज जो है वो डिसाइड कर सके। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज जो कि फर्स्ट टाइम आईपीओ के लिए जा रही हैं उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है कि पैनल ने रिकमेंडेशंस दी हैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की। इट मींस आईपीओ जाने के लिए, आईपीओ लाने के लिए कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स, और वो नॉर्म्स इशू साइज से, प्राइस से, बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड है। इसके अलावा पैनल ने जैसे ये भी रिकमेंड किया कि मोर एवेन्यूज फॉर मेंटेनिंग द मैंडेटरी 20% मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पोस्ट लिस्टिंग। इसके अलावा ये सारी मेन रिकमेंडेशंस हैं। Inclusion of non-individual shareholders in 20% promoters contribution, addition of compulsory convertible securities, more flexibility to change IPO size even after filing the DRHP। What is this DRHP? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मार्केट कैप कैलकुलेशन, रैंकिंग को लेकर के, उसकी टाइमिंग को लेकर के भी इस पैनल ने रिकमेंडेशंस दी हैं। कौन चेयर कर रहा था इस एक्सपर्ट कमेटी को? दिस एक्सपर्ट कमेटी वाज चेयर्ड बाय फॉर्मर सेबी होल टाइम मेंबर मिस्टर SK मोहंती, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज, लीगल एक्सपर्ट जैसे कई सारे मेंबर्स थे। और मोरलेस अगर हम इन रिकमेंडेशंस को देखें तो कहीं ना कहीं कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी और ईज प्रोवाइड करने की बात कही है इस पैनल ने इन टर्म्स ऑफ आईपीओ नॉर्म्स। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बजट लाइकली टू अज्यूम पीक क्रूड ऑयल प्राइस एट $85 per barrel. So Ministry of Finance is likely to assume crude oil price to remain within this range or within this target, यानी $85 पर बैरल। तो जो सब्सिडी एलोकेशन होने वाला है इंटरिम बजट में, जो सब्सिडी का कैलकुलेशन होने वाला है, जो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कब प्रेजेंट किया जा रहा है, February 1 में, उसमें
क्रूड ऑयल जो कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इंपोर्टिंग कमोडिटी है, तो डेफिनेटली हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर जिस तरह से हमारा इंपोर्ट बिल जनरेट होता है, जिस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल अदर सेक्टर से लिंक्ड है, क्रूड ऑयल के प्राइस को स्पेक्यूलेट करना, उसी के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो $85 पर बैरल का प्राइस एंटिसिपेट कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग सारे कैलकुलेशन किए जा रहे हैं इंटरिम बजट में, जो कि February 1 को प्रपोज किया जाएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस मूव्ड ऑन थर्सडे एंडिंग एट 78.9 पर बैरल। और इसी तरीके से क्रूड ऑयल, कुकिंग गैस, सबके प्राइस स्पेक्यूलेट करके सब्सिडी, सारी तरह की सब्सिडी, चाहे वो कुकिंग गैस सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, इन सब पर कैलकुलेशन गवर्नमेंट कर रही है बजट के लिए। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गूगल फायर्स हंड्रेड्स इन असिस्टेंट एआर टीम्स। तो अल्फाबेट आईएनसी गूगल ने वेडनेसडे को कई सारे जो एम्प्लॉयज, 100 ऑफ एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, बोल सकते हैं रिट्रेंच कर दिया, जो कि उसके डिजिटल असिस्टेंस, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम्स में काम कर रहे थे। रीजन बिहाइंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट सस्टेनेबिलिटी। So to sustain a drive to cut costs with Google has actually fired thousands of employee। और ये इस पर्टिकुलर जो फायरिंग आई है, ये इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में है कि अमेजॉन ने भी रिसेंटली लेइंग ऑफ अनाउंस किया था इन इट्स प्राइम वीडियो एंड स्टूडियो बिजनेस। तो डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री में इसमें मेजर हमें डोलड्रम की सिचुएशन देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो फायरिंग कर रही है। रीज़न कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे हैं। अगर एक इंपॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो जिस तरीके से एआई का प्रिवलेंस हो रहा है, बहुत सारे काम अब जो हैं वो डिजिटलाइज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई, उनकी जो स्किल्स हैं वो ऑब्सलीट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, इसके अलावा अदर भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट या अदर जो इम्पैक्ट हैं वो भी हैं। हालांकि उसको सारे इम्पैक्ट को यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि गूगल ने हंड्रेड्स ऑफ असिस्टेंट्स को फायर कर दिया है, जो कि उनकी एआर टीम्स में काम करते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डीले इन आईबीसी इरोड वैल्यू सेज आरबीआई गवर्नर। तो जिस तरीके से स्ट्रेस असेट्स और एनपीए के रेजोल्यूशन में डीले हो रहा है बैंकरप्सी कोर्ट्स के थ्रू, उससे जो असेट्स की वैल्यू है वो इरोड होती है, ऐसा कहना है हमारे आरबीआई के गवर्नर का। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, जो कि ऑर्गेनाइज करी थी किसने, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल लर्निंग्स ने ऑर्गेनाइज करी थी। इस इवेंट में हमारे आरबीआई गवर्नर ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बोला कि इंडिया में जिस तरीके से स्ट्रेस असेट्स को, एनपीए को रेगुलेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उसका रेजोल्यूशन हो रहा है, जैसे स्पीड में, जिस पेस में उसका रेजोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू इरोड हो रही है, उनकी वायबिलिटी इरोड हो रही है। और जिस तरीके जो आईबीसी लाया गया था जिस पर्पस के लिए, उसका पर्पस भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के डेटा भी प्रेजेंट किया हमारे आरबीआई के गवर्नर। उनका कहना है कि सितंबर 2023 तक, अगर सितंबर 2023 तक का डेटा देखें तो 76% इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो केसेस हैं वो 270 दिन का जो टारगेट है वो क्रॉस कर चुके हैं। जनरली आईबीसी में 270 दिन का विंडो होता है जिसके तहत किसी भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी केस को वाइंड अप करना होता है, और इसमें +90 का एक्सटेंशन भी मिलता था। 270, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर आपके लिए। 270 + 90 डेज का एक्सटेंशन पीरियड होता है। तो 67% जो केसेस हैं वो इस विंडो को क्रॉस कर चुके हैं, यानी उनका रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो उनके असेट्स जो स्टेक पर लगे उनकी वैल्यू भी इरोड हो रही है, वो वायबल भी नहीं है, वो आइडल पड़े हुए हैं। इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन जो है वो भी इरोड हो रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स एट गिफ्ट सून सेज एफ। तो 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला था, बहुत टाइम से जिस डिसीजन का वेट हो रहा था, जिसमें डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गिफ्ट सिटी, जिसको लेकर के बहुत टाइम से इंडस्ट्री वेट कर रही थी, बहुत जल्दी उसको अलाउ कर दिया जाएगा, जिससे कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको ग्लोबल फंड एक्सेस करने में आसानी रहेगी। तो प्रोसेस जो है उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिव्यू किया जा रहा है, बहुत जल्दी उसको अनाउंस कर दिया जाए। इसके बाद जो इंडियन कंपनीज हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में डायरेक्ट लिस्टिंग कर पाएंगी और डायरेक्टली ग्लोबल फंड को एक्सेस कर पाएंगी, इन केस इफ डू नॉट वांट टू रेज द फंड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। और क्यों डोमेस्टिक मार्केट से कंपनीज फंड रेज नहीं करना चाहती हैं, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। व्हाई दे प्रेफर टू गो ग्लोबल।
फंड फॉर ग्लोबल फंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंटर मिनिस्ट्रियल मीट नेक्स्ट वीक ऑन रेड सी क्राइसिस। तो रेड सी क्राइसिस को लेकर के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है वो प्रपोज किया है विद द टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम 4 मिनिस्ट्री। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं? एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, शिपिंग और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बैठ करके रेड सी क्राइसिस को डिस्कस करेंगे। अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको रेड सी क्राइसिस के बारे में पता होगा, हमने रिसेंटली 2-3 न्यूज़ में डिस्कस भी किया है। तो जिस तरीके से अटैक देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से पायरेसी देखने को मिल रही है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से, जो रेड सी का पाथ है जो हैम्पर हुआ है उसको लेकर के क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट को कुशन किया जा सकता है इस क्राइसिस से, उसको लेकर के 4 मिनिस्ट्रीज बैठ के डिस्कस करेंगी। डिस्कशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस